वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिजिड बॉडी के बारे में जाना था, साथ साथ सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये हम लोगों ने जाना था। सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, राइट। आज हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, राइट। तो गौर से सुनिएगा, क्या होता है, जैसे ये बंदा है, इस बंदे का नाम रमेश है। क्या नाम है? लेकिन अगर इसी बंदे को घोड़ी पे बिठा दिया जाए तो हम इसे दूल्हा बोलते हैं। क्या बंदा बदल गया? बंदा नहीं बदला, बंदा वही है, बस हमने इसे घोड़ी पे बिठा दिया तो ये दूल्हा हो गया, राइट। इन द सेम वे, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे ताकत लगा रहे हो, ये एक बंदा है, मैंने इसको पुश कर दिया, ताकत लगाई इस पे, ताकत लगाई, या मान के चलो ये इधर की तरफ दौड़ रहा है, मैंने इसमें फोर्स लगा दिया, इधर की ताकत लगा दी, तो ये इधर की तरफ भी दौड़ता रहेगा, फिर और तेज स्पीड हो जाएगी इसकी, बोलो भैया। तो ये जो मोशन हो रहा है, ये लीनियर मोशन हो रहा है ना। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसी ताकत लगाओ कि ताकत लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट घूमने लगे, तो फिर इसी ताकत को मैं बोलने लगता हूँ रोटेशनल मोशन, मतलब सॉरी, इसको मैं बोलने लगता हूँ टॉर्क। क्या बोलने लगता हूँ? मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुद्ध दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लें। किसी ऑब्जेक्ट पर ताकत लगाने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, यानी सीधा चल रहा है, तो इस ताकत को मैं बोलूंगा फोर्स। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ताकत लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो इसी ताकत को मैं बोलूंगा टॉर्क। नहीं है? बात समझ में? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये मान के चलिए, ये एक बॉक्स है, डोरी से बंधा हुआ है, मैं डोरी से पकड़ के इसे घसीट रहा हूं, तो ये क्या है? ये जो मैंने ताकत लगाई है, इसे क्या बोलूंगा? फोर्स। नहीं है? बात समझ में? क्लियर? लेकिन मैंने ताकत लगाकर फिरकन्नी घुमा दी, फिरकन्नी समझते हो, तो वो क्या है? टॉर्क। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? ये सपोज करिए, ये मैंने, ये समझ गए ना, रेंच बनाई है, क्लियर। ये नट बोल्ट है, मैं इस पर ताकत लगा रहा हूं, इस ताकत के लगाने से ये नट बोल्ट घूमने लगेगा, तो ये मैंने क्या किया? टॉर्क लगाया। इफ द फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी, देन इट मींस टॉर्क इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। क्लियर है? अगर किसी भी सॉरी, अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद यदि उस बॉडी, उस फोर्स की टेंडेंसी उस बॉडी को रोटेट करने की होगी, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पे हमने टॉर्क अप्लाई किया है। क्लियर? इफ द फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी, देन इट मींस टॉर्क इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। क्लियर है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तुम्हें घूमत हुआ नजर आ जाए, तो आप बोल देना टॉर्क लग रहा है। समझ गए आप मेरी बात को? सीन क्लियर है? किसी भी जगह अगर टॉर्क वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि वहां पर रोटेशनल मोशन हो रहा है, चीज घूम रही है। गॉट इट एवरीवन? टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, अभी तक वैसे मैंने चैप्टर 2 में हल्का सा इशारा दिया था, वहां ज्यादा डेप्थ में आपको बताने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस टाइम आप समझ नहीं पाते, हालांकि आप आज भी नहीं समझ पाएंगे, पर आप सुन लो। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, उस टाइम मैंने बताया था केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं यहां पर इसको, ये समझ जाओगे ना, परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। किसी ने अगर हमसे पूछा टॉर्क क्या है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर्मूला अगर हम याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर एफ आर। कहानी समझ में आ रही है? एफ यहाँ फोर्स हो गया, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो भैया यहाँ पर ये जो लिखा है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सारी कोशिश कहीं तेल लेने, तुम तो मुझे बताओ, ये नट बोल्ट है और ये रिंच है, ठीक है। अब जाए मोए, या तो मैं कसेंगू या मैं खोलेंगू, मोए खोलना है, क्या करना है, तो बताओ ये रिंच है, कैसे घुमाऊं, तो ताकत कितनी लगाऊं, कैसे लगाऊं ताकत, यूं लगेगी, तभी तो ये यूं घूमेगा। बोलो भैया, तो फोर्स लगा रहे हो ऐसे। अब तुम मुझे बताओ, ये जो नट बोल्ट है ये कैसे घूमेगा,
न्यो घूमेगा नेट उल्ट जाए मैं न्यो मारू तो ये जो हिस्सा है ये आपको मत्थो दिख रहा है ये कैसे घूमेगा न्यो घूमेगा तो जब ये न्यो घूमे समझ गए ना ऐसे घूमेगा जब ये ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगी यही तो होगी यही तो होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलो भैया यस और नो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से और ये फोर्स है ध्यान देना तो ये जो आप लिखते हो ना आर ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका मतलब समझिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये क्या है ये देखो ये और ये परपेंडिकुलर ही तो है ये वाली बोलो भैया बात समझ में आ रही है सभी को तो ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गॉट इट एवरीवन क्लियर है जो बोला पल्ले पड़ा क्लियर है ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे कोई पूछे डिफाइन टॉर्क तो इफ द फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी देन इट मींस टॉर्क इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी फॉर्मूले के बेस पे भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो तो टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर एक और बात अब आप आदत डाल लें कुछ चीजों की आदत तो अभी तक आपको एक ही चीज की पड़ी है जहां पर भी वर्ड रेट आता है और टाइम का डिवाइड हो जाता है अब एक नई बात जान लें जहां पर भी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है ना वहां पर वर्ड आता है मूवमेंट क्या यहां पर आप मोमेंटम नहीं ओनली मूवमेंट MOMENT मूवमेंट क्लियर है यहां पर फोर्स में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो रहा है आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस ही तो है तो फोर्स में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क क्या बोला मैंने हाँ समझ में आ रही बात मूवमेंट ऑफ फोर्स तो फोर्स में मैंने क्या बोला मूवमेंट ऑफ फोर्स तो फोर्स बोल रहा हूं तो फोर्स के साथ मूवमेंट आ रहा है तो मूवमेंट के चक्कर में मैं क्या करूंगा डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करूंगा आगे ऐसी और भी चीजें आएंगी आपके सामने समझ पा रहे हैं मेरी बात को तो इसको मैं क्या तीन तरीके से बोल सकता हूँ मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क दूसरा द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क या फिर इफ द फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी देन इट मींस टॉर्क इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी सीन क्लियर सभी को अच्छा चूंकि टाउ बराबर एफ आर तो एफ फोर्स है फोर्स की यूनिट न्यूटन आर डिस्टेंस है डिस्टेंस की यूनिट मीटर न्यूटन मीटर सीन क्लियर सभी को पढ़ लो टॉर्क फिर आगे बढ़ूंगा लिसन जवाब देना ठीक है मैंने क्या अप्लाई किया है फोर्स या टॉर्क नोट लो ये देख रहे हो मैंने इस पर ताकत लगाई और मैं इस पर ताकत लगा रहा हूं ऐसे तो ये क्या हुआ फोर्स मैं फिर से ताकत लगा रहा हूं अब इस पर टॉर्क क्यों टॉर्क हाँ समझ गए दरवाजे में कुंडी लगी है क्लियर कुंडी को अगर मैं ऐसे उठा दूं तो ऐसे घुमा दूं उसकी चटकनी को तो टॉर्क समझ गए ना सीधी सी बात है कोई चीज घूम रही है तो टॉर्क लग रहा है सीधी जा रही है तो फोर्स दैट्स ऑल खत्म कहानी समझ गए आगे बढ़ू अगला न्यूमेरिकल इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया है बोले क्या न्यूमेरिकल है लिसन एवरीवन क्वेश्चन को समझिएगा ये एक बॉडी है इधर देखिए वही अवेल रिंच पानो है को ये बॉडी है ठीक है अब वो कह रहा है ये जो बॉडी है ना उसको मैंने एक एंड पर पिवोट कर दिया ये मैंने पिवोट कर दिया पिवोट समझ गए ऐसे ठोक दिया अब मैं इसे घुमाने के लिए स्वतंत्र हूं क्लियर है तो एक बॉडी को मैंने पिवोट कर दिया और फिर उसके बाद मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया क्लियर 10 न्यूटन का जो फोर्स लगाया है वो पिवोट से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगाया है पिवोट से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तो पिवोट से 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ये आप आर मानते थे याद आ रहा है आपको बोले भैया और आप इस पे ये फोर्स लगा रहे हो कितना फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन कहानी समझ यार यार अभी मैंने बोल्ट लगा दिया था और रेंच लगा दी थी कहानी समझ में आ रही है तो अब जाहिर सी बात है यहाँ फिक्स कर दिया और यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये घूमेगा ही तो ऐसे तो पूछ रहा है घूम रहा है तो इसका अंदर किस तरह टॉर्क लग रहा है इस पर पूछ रहा है तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलो भैया
इस सिंबल को हम लोग टाउ बोलते हैं, सुना है कभी पहले? सुना है। तो टाउ इज इक्वल टू एफ, एफ कितना है 10। अब देखो न्यूटन, फोर्स न्यूटन में है, एसआई सिस्टम में, तो डिस्टेंस भी हमको एसआई सिस्टम में बदलनी पड़ेगी। तो सेंटी, सेंटी कितना होता है भैया? तो सेंटी की जगह 10 की पावर -2। समझ में आ रहा है आपको? चमका दो। अब क्या है, एफ हो गया हमारा 10, आर हो गया हमारा 40 इंटू 10 टू दी पावर -2। 40 10 400 इंटू 10 टू दी पावर -2। 10 की पावर -2 से 2 जीरो चले, वैसे ऐसा भी लिख दोगे तो भी चलेगा, या केवल 4 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। बात समझ में आ रही है सभी को? बोले भैया कर पाएंगे? बता लो फटाफट, फिर आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया होगा सभी का। आगे बढ़ते हैं। लिसन एवरीवन, और सोच समझ के जवाब देना, अच्छे से ध्यान से देखना। अच्छा पहले मुझे कुछ बताओ, द वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसे कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? आर वेक्टर से। पढ़ा है ना हमने? अच्छी बात है। क्यों ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है? डिसाइड कर लो पहले, मिला जुला सा असर आ रहा है। मेरा क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। क्या होता है? आओ, तैयार हो सब लोग? ये एक रॉड है, क्या? हाँ, एक मेटलिक रॉड मान ली मैंने, और इस रॉड के इस हिस्से को मैंने ऐसे क्या कर दिया? पिवोट कर दिया। ओ पॉइंट पर मैंने इसे मान लिया पिवोट कर दिया, ठीक है। और ये रॉड का एंड पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया पी, और मैंने ये मान लिया कि इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओ इज आर। क्लियर? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। यहां पर पिवोट है, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? है ना, यहां पर मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया। अब आप बताओ आगे का नजारा क्या होगा? ये रोड कैसे मूव करेगी? जब इस पे ऐसे फोर्स लगाया जाएगा तो ये कैसे, रोड कैसे जाएगी? ऐसे घूमेगी? कि उखड़ के बाहर चल देगी? ऐसे घूमेगी, यस और नो? जैसे मैंने यहाँ पर पिवोट कर दिया और इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं तो ये यूं ही तो जाएगी। बोलो भैया, ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या कर रही है? बोलो भैया क्या कर रही है? क्या कर रही है? घूम रही है। और घूम रही है यानी क्या लग रहा है? तो पूछ रहा है टॉर्क निकाल दो। तो टॉर्क इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है, टॉर्क को सीधा डायरेक्ट टाउ से शो कर दूं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स तो हो गया है। अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप बता दो घूम कौन रहा है? रॉड। एक्सिस ऑफ रोटेशन बता दो, बस मैं मान जाऊंगा अगर तुमने मुझे सही एक्सिस ऑफ रोटेशन बता दी। कैसे होगी? ओ से पास होगी। कैसे? हाँ वेरी गुड राठौर, राठौर ने सही बताया, पीछे वो बच्चे ने भी सही बताया कॉर्नर पे। ये ओ भाई साहब हेलो, ये रोड है, ये रोड यूं घूम रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही तो होगी। बोले भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे। बोले भैया, तो मुझे क्या चाहिए? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोले भैया, तो फोर्स ऐसे लग रहा है, इस फोर्स को अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाऊं और मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। बोले भैया फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हो जाएगी। बोले भैया इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एन। जो बोला समझ में आया? बोले भैया क्योंकि मुझे भैया क्या चाहिए? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो फोर्स ऐसे ही तो लग रहा है, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी। जो बोला समझ में आया? क्लियर है? तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ एन लिख दूं?
मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करवाता हूँ, 1 मिनट। काफी लोगों को हो सकता है यहाँ दिक्कत आ रही है, ये कैसे हो गया है, वो लोग ऐसे महसूस करें। अभी 2 मिनट पहले मैंने ये फिगर बनाई थी, याद है आपको? इसको फील करिए, थोड़ा सा फील करने की जरूरत है भैया। केवल कोरे सुनने बैठे रहोगे तो बातें कछु नहीं होगा। कैसे लगाई थी ताकत इस पे? दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, बातें हवा में भी हो रही हैं, थोड़ी लपकने की भी कोशिश किया करो। एक्सिस ऑफ रोटेशन इस नट बोल्ट का कैसे होगा? ऐसे होगा। ये एक्सिस हो गया, समझ गए? अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से यही तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है और ये डिस्टेंस ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर ही तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। बोलो भैया, बोलो भैया। तो ये डिस्टेंस जो है, आप गौर से देखिए, फोर्स के भी परपेंडिकुलर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी परपेंडिकुलर है, यस और नो? अब आप देखिए, ये फोर्स है, तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे ही तो है। तो देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है और फोर्स से भी परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी परपेंडिकुलर है। गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोगों क्लिक कर गया? अच्छी बात है। तो बस ठीक है, बस खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर है। तो निकाल लो टाउ। टाउ बराबर एफ ओ एन चाहिए। मैंने बचपन में सुना था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सुना है आपने? तो साइन थीटा मैंने अप्लाई किया, साइन थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल को देखिए, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ओ एन। हाइपोटेन्यूज अपना कितना है? आर। हाँ, ओपी ओम प्रकाश, ओपी आर ही तो है, लिख दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ओ एन बराबर कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा, यस और नो? ओ एन की जगह क्या लिख दूं? आर साइन थीटा। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा लिख सकता हूं। बोलो भैया, यस और नो? ओके। ए बी साइन थीटा को मैं, वैसे तो ये आ गया टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा, ये इसका जनरल फॉर्मूला आ गया, राइट? क्लियर है? बाकी का अगर मैं इस फॉर्मूले को, किसी ने बोला वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं? तो हमने ये बचपन में पढ़ा था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। जब मैं ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो आर एफ साइन थीटा को आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना? क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम बताता है आपने, क्या नाम था वो? वेक्टर प्रोडक्ट। बोले भैया। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मिलेगी वो मुझे कैसी क्वांटिटी मिलेगी? है? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो इसके ऊपर एरो लगाऊं या नहीं लगाऊं? है? हाँ। जो आपको बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है कि भूल चुके हो अब तक? है? सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बताया था, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, बाकायदा एक एक चीज बताई थी, राइट? ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसीलिए इसके ऊपर एरो लगाया है। पिछले चैप्टर में आपने देखा था, वर्क पढ़ चुके हो, डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखा था हमने तो ऐसे लिखा था, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसलिए हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो आपने इसके ऊपर एरो लगाया था कि नहीं लगाया था? नहीं लगाया था। बात समझ में आ रही? तो यहाँ क्यों नहीं लगा एरो, यहाँ एरो क्यों लगा, समझ में आया आपको? अच्छी बात है, आप महान है। तो क्या मैं उम्मीद करूँ हम लोग ये बात समझ गए? बोलो भैया, अच्छी बात है, इतना पढ़ लो फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़े। वैसे टॉक का हमारा जो जनरल रिलेशन आया है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। यहाँ पर थीटा जो एंगल है वो आर और एफ के बीच का है। क्लियर? आप ये देखिए, आर ये है और एफ यही तो है, लाइन ऑफ एक्शन यही है, तो आर और एफ के बीच का एंगल। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है? लिसन। टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा, ये मैंने पढ़ा अभी अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था। पर यूजुअली हम लोग जैसे स्टार्टिंग में चैप्टर 2 पढ़ा दिया तो आपको लिखा दिया टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपली हम लोग ऐसे लिखा देते टाउ बराबर एफ आर, ऐसे तो लिखा देते। ऐसा क्यों लिखाते हैं, इसके पीछे कारण समझिए, कारण समझिए, समझना मेरी बात को।
बार बार रिंच बनानी पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैं बार बार इस फॉर्मूले को जनरल फॉर्म में हम लोग ज्यादातर ऐसे ही लिख देते हैं, तो क्यों लिख देते हैं उसका कारण समझे। तुम ही बताओ, जब नट बोल्ट करनो है या मान के चलो ढीलो करनो है, तो तुम यहाँ पे फोर्स कैसे लगा दो? सही बताओ। तुम कभी तो या तो फोर्स ऐसे लगाओगे अगर तुम्हें कर्रो करना है तो, सही बोल रहा, या फिर अगर तुम्हें इसको ढीला करना है तो ये फोर्स ऊपर लगाओगे, किसी न किसी एक डायरेक्शन में लगाओगे। फोर्स आप हमेशा ऐसे ही लगाती हो। कबों को फोर्स जो लगाते हो, जालंग लगाते हो, कब फोर्स जो में है जाए नीचे करने के लिए फोर्स जालंग लगाओगे का, ऐसे ही लगाती हो। यस और नो? अब ऐसे क्यों लगाती हो उसका कारण मैं बार बार ये एफ आर क्यों लिखवा देता हूँ, उसका कारण समझे। फोर्स हो गया ऐसे, और नट बोल्ट घूमेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी हुई? यही तो हुई। तो एफ और आर के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। थीटा 90 रखूंगा तो साइन 90, इसीलिए मैं टाउ बराबर एफ आर लिखता हूँ। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। मेन जनरल काम हमारा इसी से हो जाता है क्योंकि हम यूजुअली फोर्स ऐसे ही लगाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने देखा होगा रिंच पाने साइकिल वगैरह में लगते हैं, साइकिल वगैरह रिपेयर करनी है, ट्रक वगैरह रिपेयर करनी होते हैं, तो ये साइकिल वाले ही काम आ जाएंगे है? अच्छा, मतलब लेकिन बुल्ट के साइज को ले लो तो काम कर जाएंगे हैं। बामे मो ट्रक को बोल्ट खोल लो, बामे रिंच जे मैंने साइज बड़ो ले लो, लेकिन जे लंबाई ज्यादा ना लई तो काम है जाओ नहीं होगा। ताकत नहीं को बोलो, कौन बोलो जो ताकत नहीं लगेगी? हाँ ये मुझे सही कह रहा है, ये ताकत नहीं लगेगी, ये सुखाया जाओ। माइंडेड, यही समझना है हमको, यही समझना है। टाउ बराबर एफ आर, तो इधर देखो जरा, इधर लिख रहा हूं मैं टाउ बराबर एफ आर। क्लियर? एफ को मैं नीचे ला रहा हूं, बोलो भैया एफ और आर एक दूसरे के कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा आर बढ़ेगा, समझ गए ना? आर बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा, यानी कम ताकत से वो नट बोल्ट खुल जाएगा। अगर मैंने छोटी कर दी ट्रकन के लिए रिंच, साइज भी दे गई अगर, लेकिन ये लेंथ मैंने ज्यादा नहीं बढ़ाई तो खेल खराब है जाओ, क्योंकि आर कम हो जाएगा तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी उसे खोलने में। नहीं यही मेरी बात समझ में? यही कारण है। अब तो कारण ही खत्म है। पुराने जमाने में पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, चकिया होती थी, चकिया गेहूं पीसने वाली है, तो जो चकिया होती थी, फ्लोर ग्राइंडर बोलते हैं हम लोग उसे, तो ये फ्लोर ग्राइंडर है, देखा है आपने कभी? और यहाँ पे हैंडल लगाते थे, तो हैंडल बीच में लगा दो ना, ये ऐसे साइड में क्यों लगाते हैं? क्योंकि चकिया जो घूमेगी है ना, चक्की जो चलेगी कि जो चले, खेलते हो तब करते हो कि नहीं? क्लियर? बोना मालूम, समझ गए? अब बताओ, ये चकिया यूं घुमाओगे तो चकिया के पार्ट घूमेंगे, तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाओ पहले तो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अब हैंडल पे ही तो ताकत लगाओगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई यार। बोलो भैया, ये आर जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा। नहीं ये बात समझ, यानी किसी भी हैंडल की जितनी ज्यादा लार्जर डिस्टेंस होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, फोर्स उतना ही कम लगेगा। समझ गए? आओ इधर आओ, ये देख रहे हो आप? बताओ ये मैंने क्या बनाया है? हाँ लपक गए, ड्राइंग ही अपनी इतनी शानदार है, लोग समझ जाते हैं। तो ये दरवाजा ऐसे खुलेगा बंद हो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। तो हैंडल इतनी दूर क्यों बनाते हैं, समझ गए? हैंडल इतनी दूर क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे हैंडल होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा। नहीं है बात है? वो हैंडल अगर यहाँ बना दे तो समझ गए ना, दब निकल जाएगा, ये गेट ही नहीं खुले। क्लियर है? समझ गए ना? तो लार्जर द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जितना ज्यादा लार्जर डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा। नहीं है बात समझ? और लार्जर द डिस्टेंस होगा तो फोर्स कम लगेगा और टॉर्क ज्यादा लगेगा, मतलब चीज बढ़िया घूमेगी। नहीं यही बात है?
नोट पढ़ लो, समझ जाओगे। यही डिफाइन कपल, 4 बार बोल रहे हो कपल कपल है, अच्छा लग रहा है। हाँ ले कपल। कपल की अगर हम बात करें तो कपल क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बचपन में जब आप नैनी नैनी थे ना, तो एक लल्ला यहां लद जाते, एक लल्ला यहां लद जाते। बोलो भैया क्या बोलते हैं इसे? हाँ सीसॉ। क्लियर? तो ये जो सीसॉ है, तो यहां पर क्या होता था, ये बंदा अगर ऊपर जाता था तो ये नीचे आता था। ये अगर ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी नीचे की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगा। दोनों फोर्सेस कैसे हैं? दो फोर्सेस हैं, दोनों इक्वल है, यानी बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट इन डायरेक्शन। काय पे लग रहे हैं? सीसॉ पे लग रहे हैं। सीसॉ के किसी एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं या दो अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं? एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। 5 ऊपर लग रहे हैं, 5 नीचे लग रहे हैं। नेट फोर्स कितना है? 0। लेकिन दोनों फोर्सेस मिलकर एक कपल बना रहे हैं, और ये कपल क्या करेगा? इस सीसॉ को क्या करेगा? घुमाएगा। एहे एहे। तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टॉर्क। कपल को भी हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? टाउ से। कपल है ना, कपल का फॉर्मूला होता है वही जो टॉर्क का होता है। एफ हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, बिटवीन द टू फोर्सेस। ये कपल का फॉर्मूला है, 12th में भी बहुत काम आएगा आपको। टॉर्क इज इक्वल टू, यहां पर कपल के लिए फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये सारी चीजें तेल लेने पहले तो मुझे बताओ, एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही, इन दोनों के बीच की मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो यही तो होगी, क्योंकि इस दीवार से परपेंडिकुलर है ये, और इस दीवार से भी ये परपेंडिकुलर है। बोलो भैया। इसी तरीके से एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? यू मीन टू से है? बोलो। कपल समझ गए? कपल इज द पेयर ऑफ टू फोर्सेस। हाँ तो बोल दो। चाय ठंडा लेंगे कुछ? शट अप। क्लियर? थैंक यू थैंक यू। कभी तो ले लिया करो आप लोग। चुप हो जाओ। कपल इज द पेयर ऑफ टू फोर्सेस। हाँ, कपल इज द couple is the pair of two forces which are equal in magnitude and opposite in direction. Both of these forces are acting at the same point of an object. हाँ, दो अलग अलग, ये जहां पॉइंट पे लग रहा है, ये जहां पॉइंट पे लग रहा है ना, तो both the forces are acting at the two different point of an object. नेट फोर्स, लेकिन ये इनकी टेंडेंसी काय की होती है इसे घुमाने की। समझ में आ रही बात? कोई पूछे व्हाट इज कपल? कपल इज द पेयर ऑफ टू फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर? और ये दोनों ही फोर्सेस क्या करते हैं? इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी ने फॉर्मूला पूछ लिया तो वही फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। समझ में आया आपको? पक्का? पढ़ लो, पूछूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया कपल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए, राइट? इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है, उस न्यूमेरिकल को समझना है हमें। सबसे पहले वो कह रहा है एक बंदा है, गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी की स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग, ये गाड़ी की स्टीयरिंग हो गई। पहले तो बताओ तुमने गाड़ी चलाई है कभी? आप में से काफी सारे लोग ड्राइविंग कर लेते होंगे। 4 व्हीलर कितने लोग ड्राइव कर लेते हैं? वेरी गुड, काफी सारे बच्चे हैं। तो बताओ भाई कौन है ये? हाँ, गाड़ी की स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का डायमीटर दे रहा है 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो जेगी सुलटाऊं। यहाँ डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटी कितना होता है? 10 की माइनस जे मैंने सुलटा लो, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी, राइट? तो वो कह रहा है स्टीयरिंग का डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इस स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं, तो कब घुमाइए स्टीयरिंग, जरा घुमा के बताओ स्टीयरिंग कैसे घुमाते हो? दो हाथ ने ऊपर करते कि दो ने नीचे, तो ऐसे तो करते ऐसे। बोलो है यस और नो? हेलो, ऐसा तो ना कर, एक हाथ यहाँ एक हाथ यहाँ, ऐसे रखते हो। अब आप ऐसे स्टीयरिंग घुमा रहे हो, तो इस तरफ फोर्स आपने लगाया, सपोज करो दे रहा है वो आपको 0.1 न्यूटन, और इस तरफ फोर्स कहाँ लगा रहे हो? नीचे की तरफ
0.1 न्यूटन। बोलो भैया यही तो कर रहे हो आप। ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। बोलो भैया ये डायमीटर हो गया। डायमेट्रिकली अपोजिट एंड, इस डायमीटर का एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे मैंने 0.1 न्यूटन के फोर्स लगाए हैं, दोनों ही फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड, अपोजिट इंटरेक्शन। तो वो कह रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल बोले तो टॉर्क की बात कर रहा है, चमका दो। टॉर्क इज इक्वल टू एफ हो गया फोर्स, आर क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। कितनी है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस है, तो सीधा कैपिटल डी लिख दूं मैंने, अगर कैपिटल डी माना है तो। क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रही है बात। चलो एफ कितना है 0.1, डी कितना लिख दूं 40 इंटू 10 टू दी पावर -2। डेसिमल हटाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, जीरो से उड़ाऊंगा तो क्या पाऊंगा। नहीं यही बात समझ, कईयों तो भाई साहब ऐसे खिलाड़ी होंगे मैंने डायमीटर से पहले रेडियस निकाली होगी। अरे वो मालूम है कईयों ने निकालते ही होगी रेडियस, डायमीटर तो रेडियस तो निकलेगी मैंने, टाउ बराबर एफ आर, आर रेडियस है। पूरा खेल खिलाड़ी को गद्दा हुआ मैंने। सीन क्लियर है, उतार लो। अगला मुझसे कह रहा है फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे ना, टाउ बराबर एफ आर। बोला भैया तो एक यूनिट तो ये है लल्ला फोर्स की न्यूटन, आर डिस्टेंस है तो मीटर, न्यूटन मीटर। बोला भैया और डायमेंशन फॉर्मूला। वैसे मैंने फोर्स का डायरेक्ट याद करवा दिया है, फोर्स का मालती तू एमएलटी में, नहीं तो फिर खोल खाल के कर लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर ऐसे समझ गए ना। डायरेक्ट कर दूं ना अब तो लायक हो। आर डिस्टेंस से डिस्टेंस को क्या करना हूं एल, तो एम एल है। कौन आ गया, ये कौन आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला है, कर लो। तो किसी ने पूछा टॉर्क का यूनिट क्या होता है तो बता दोगे, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बता दोगे, निकाल लो। समझ गए, ठीक है। कुछ कहना चाहता हूं, कह लूं। फॉर्मूला बोलो चलो, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट बोलो न्यूटन। हाँ समझ गए, आराम आराम से, क्लियर। सुना है कि ये भी होती थी किलोग्राम वाली, नहीं एक और जो इसके लिए स्पेशली बनी थी, जूल। बोलो भैया चलो टॉर्क पे, टॉर्क टॉर्क खेल रहे हैं, टॉर्क बराबर एफ आर। चलो बोलो यूनिट, है ना, बोल मत दियो। समझ गए तुम जो को वर्क की न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर बराबर जूल होता है तो न्यूटन मीटर बराबर जूल ना, क्लियर, समझ गए। माइंड इट, वर्क की यूनिट जूल लिख सकते हो लेकिन टॉर्क की यूनिट जूल नहीं लिख सकते। कारण है उसका, क्योंकि जूल स्पेशली वर्क को असाइन हुई है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी और टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसे न्यूटन मीटर लिख सकते हैं लेकिन जूल नहीं लिख सकते। नहीं आई बात समझ में, बोले भैया हाँ पढ़ लो, नोट में होगा कहीं, देखो भाई इसी के बाद है, देख लो फटाफट यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला नोट देखो, ठीक है। तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।